दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि महज एक 13 साल की लड़की वह अपने दो प्रेमियों के साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद वह अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ वह अपनी माँ को मौत के घाट उतार देती है। और इस बात का किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ी थी और सबको यही लगता था कि माँ को दिल का दौरा पड़ा है और वह बड़ी ही परफेक्ट प्लानिंग के साथ अपनी माँ का कत्ल करती है अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर। और इस बात को अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे। लड़की अपने दोनों प्रेमियों के साथ अच्छे से मजे उड़ा रही थी, मौज कर रही थी और अपने ही एक प्रेमी को वह केटीए की बाइक दिलवा देती है। और कुदरत का फैसला देखिए कि अचानक से 2 हफ्ते के बाद सारा मामला बाहर निकल आ जाता है और सारा चिट्ठा, उनका कच्चा चिट्ठा था, वह सारा खुल जाता है। और फिर वह लड़की पकड़ी जाती है, जो उसके 2 प्रेमी थे वह भी पकड़ी जाती है। और उसने सब यह प्लानिंग कैसे की। महज 13 साल की लड़की ने अपनी प्लानिंग से अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। जो माँ विधवा थी वह घर का काम काज कर कर और सफाई सुथराई कर कर वह अपनी बेटी को पाल पोस रही थी। और यह पूरी घटना हैरान कर देने वाली है और यह घटना आपको भी अंदर से झकझोर कर रख देगी। और चलिए हम इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। और इस वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें, नहीं तो आपको यह घटना पूरी समझ में नहीं आएगी। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना या सच्ची कहानी लेकर आई हूँ यह है उड़ीसा का एक गजपति जिला है और वहीं का एक भुवनेश्वर इलाका है। और लगभग आज से 13 साल पहले जो राजलक्ष्मी थी वह अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी और वह रात के टाइम जा रहे थे तो उन्हें रोड के ऊपर अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। फिर वह अपने पति से बोलती है कि देखो, झाड़ी है इधर और इन झाड़ियों से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। और जो राजलक्ष्मी है उसका पति वह पहले तो डरता है, फिर वह राजलक्ष्मी बोलती है कि मैं एक बार देख लेती हूँ। फिर जो राजलक्ष्मी है वह बाइक से उतरकर अपने फोन की टॉर्च चार्ज कर वह देखती है तो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची वह वहां पर रो रहा था और ऐसा लगता था कि इस बच्चे को यहाँ किसी फेंक कर गया है। और फिर वह उस बच्चे को उठाती है और उठाकर वह देखती है कि वह बच्चा तो एक लड़की है और किसी ने इस लड़की को यहाँ पर फेंक दिया। और वह बोल रही थी कि किसी के लड़की पैदा हुई होगी और वह यहाँ पर फेंक दिया, उनको बेटा चाहिए होगा, इसीलिए उन्होंने लड़की को फेंक दिया। जो लड़की थी वह 3 दिन की थी, इसने किसी ने फेंका था। और फिर वह उस लावारिस लड़की को राजलक्ष्मी उठाती है और उठाकर वह अपने घर ले आती है। और फिर उस बच्ची को वह घर पर लाकर दूध पिलाती है और फिर वह आसपास पता करती है कि तो किसी की बच्ची है तो ले जाओ। लेकिन वह लड़की थी, उसको तो पहले से ही फीका था, उसको कोई नहीं ले जाना चाहता था। फिर वह राजलक्ष्मी उस लड़की को अपने ही घर पर रख लेती है और उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए वह उसका लालन पालन करने लग जाती है। इनकी कोई बच्ची नहीं थी तो इसे ऐसा लगता था कि भगवान की यह तो एक कुदरत है जो इन्होंने इनको खुद ब खुद एक बच्ची दे दी। अब मैं इसी बच्ची को पालूंगी, इसे अपनी बेटी मानूंगी। और राजलक्ष्मी की उम्र लगभग 40 साल हो गई थी और इसकी कोई बच्चा नहीं था और वह उसे अपनी बेटी ही मान लेती है। और फिर वह बच्चे को पालना पोसना शुरू कर देती है। और फिर बच्चे जब 5-6 साल की होती है, ऐसे ही करते दिन गुजरते चले जाते हैं। जब बच्चे 5-6 साल की होती है, जब राजलक्ष्मी के पति की मौत हो जाती है और फिर राजलक्ष्मी अकेली हो गई। अब वह बच्चे को पालने के लिए वह क्या करे क्या नहीं करे, यह पहले तो उसके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वह फिर घर घर जाकर वह साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है अपनी बच्ची के लिए। और जो 6 साल की उसकी बच्ची हो गई थी उसका नाम अनाया रख दिया था। और अब दिन प्रतिदिन उसकी बच्ची भी बड़ी हो रही थी। फिर ऐसे ही करते करते उनकी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उन्होंने
राजलक्ष्मी ने दिमाग लगाया कि अगर मैं यहाँ गांव में रहूंगी तो मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएगी, और वह फिर उस बच्ची को लेकर वह प्रमुखा एक शहर लगता है वहां पर लेकर उस बच्ची को वह आ जाती है और वहां पर कामकाज भी अच्छा मिल जाएगा। वह सोची कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो अपना कामकाज भी अच्छे से चलेगा और बेटी की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। और कुछ दिन पहले ही वह अपनी बेटी अनाया को यहाँ पर लेकर आ जाती है। फिर अनाया का एक सरकारी स्कूल में वह एडमिशन करवा देती है। बच्ची यहाँ पर पढ़ लिख रही थी और वह घर घर जाकर साफ सफाई का काम करने लग जाती है और जिससे उनसे पैसे मिलते थे वह उनसे अपनी बेटी का शौक पूरा कर रही थी और अपना घर खर्च चला रही थी। और फिर वह एक दिन अपनी बेटी को बड़ा सा फोन दिलवा देती है। खुद वह कीपैड का फोन रखती है क्योंकि वह पूरा दिन काम के सिलसिले से घर से बाहर रहती थी, तो उसे फिक्र होती थी कि मैं कहीं बाहर जाऊं तो मैं अपनी बेटी से बात कर लूं। और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन 28 अप्रैल 2025 को वो जो लड़की अनायत थी वह अपने मामा को फोन करती है और अपने मामा से कहती है मम्मी की तबीयत खराब है, और वह आसपास के पड़ोसियों को फोन कर देती है और रिश्तेदारों को कर देती है और वह अपनी मम्मी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाती है। और फिर जिस हॉस्पिटल में लेकर जाती है उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि राजलक्ष्मी की तो मौत हो चुकी है, इसे तो यहाँ लाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी। और फिर लड़की हॉस्पिटल से माँ को वापस घर ले आती है और वह तमाम रिश्तेदारों को फोन कर देती है और कहती है कि माँ को दिल का दौरा पड़ गया, मैं माँ को हॉस्पिटल पर लेके गई और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया और मैं माँ को वापस घर पर लेकर आ गई हूँ। और हर कोई अनाया बेटी के ऊपर तरस खा रहा था कि पहले तो इसके पिता की मौत हो गई है, अब इसकी माँ की भी मौत हो गई, यह बेचारी लड़की अब अनाथ हो गई है, अब इसका सहारा कौन बनेगा। और सब कुछ ठीक ठाक उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। किसी को भी नहीं लग रहा था कि राजलक्ष्मी की हत्या हुई थी। और राजलक्ष्मी थी वह पहले से ही उसका दिल कमजोर था और उसकी बीमारी चल रही थी, वह लंबी बीमारी से ग्रसित थी, इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। और यह राजलक्ष्मी के ऊपर तरह तरह से लोग तरस खा रहे थे। और ये जो मिनी हार्ट अटैक थे उसको आते रहते थे, एक दो बार ये हार्ट अटैक उसको पहले भी आ चुके थे, इसीलिए किसी को उसके ऊपर शक नहीं हुआ था। और फिर जो राजलक्ष्मी है उसका बड़ा भाई है शिवराज मिश्रा, वह मान लेता है कि तुम्हारी माँ की हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। फिर जो राजलक्ष्मी की डेड बॉडी थी उसे राजलक्ष्मी की डेड बॉडी को भुवनेश्वर ले जाया जाता है जहाँ राजलक्ष्मी का घर था। वहां ले जाकर 29 अप्रैल को उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और अब जो बेटी थी वह बेटी अब बड़े मामा के साथ रहने लग जाती है जिनका नाम शिवा प्रसाद था। और वक्त गुजरता जाता है। फिर ऐसे ही 14 मई 2025 लग जाती है। और जो लड़की अनाया है वह अपने मामा से कहती है कि मामा मैं परला मुखंडी जाती हूँ, वहाँ पर जो मेरा किराए का मकान था वहाँ कुछ सामान रह गया है, मैं वह लेकर आती हूँ। और फिर जब शाम का टाइम था तो वह अनाया वापस नहीं आई थी, तो फिर वह अपनी भांजी अनाया को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि अनाया तो फोन घर पर ही भूल गई। फिर जो शिवराज था वह अपनी भांजी का फोन उठाता है, अलमारी से निकालता है। अलमारी से निकालने के बाद वह अपने भांजी को फोन को बैठे बैठे चेक करने लग जाता है, देखता है कि इसमें क्या फोटो है, क्या है, हमारी भांजी के फोन में किस किस का फोन आया हुआ है। और ऐसे ही चेक करता करता वह इंस्टाग्राम पर चला जाता है। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद जब वह चैटिंग पढ़ता है तो वह देखता है कि मेरी भांजी किस किस से चैटिंग कर रही है। जब वह चैटिंग पढ़ रहा था तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। और उस चैटिंग में जो बात हुई थी वह 2 लड़कों से थी, एक का नाम तो गणेश रथ था और दूसरे का नाम दिनेश साहू था। और जो भांजी थी वह उनसे बात कर रही थी कि मैंने मेरी माँ को गोलियां खिला दी है, अब तुम जल्दी से आ जाओ और अब माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है तुम्हारे आने के बाद, और मैंने जो तुम्हें जेवर दिए थे उनको तुम गिरवी रख दो। फिर जब मामा यह चैटिंग पढ़ता तो उसके समझ में आता है कि इस बेटी ने ये जो 2 प्रेमी है इनके साथ मिलकर अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। और जो उसका भाई था शिव वह चैटिंग पढ़ते ही वह परला मुखंडी थाना था वहां पर पहुंच जाता है और फिर वह कोतवाल साहब से मुलाकात करता है और उनको पूरी चैटिंग दिखाता है। और फिर जो
कोतवाल साहब थे वह जल्दी से आनन फानन में वह जो ये दो लड़के थे गणेश साहू और दिनेश साहू, इन दोनों को वह गिरफ्तार कर लेते हैं और जो बेटी थी उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। इन तीनों को वह गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को ये कहानी पूछी जाती है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले तो माँ का अंतिम संस्कार किया था। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, यह सब तो इसने ये चैटिंग पढ़ी थी, इससे पता चला। फिर अनैया पुलिस को बताते हैं कि जब वह परला मुखंडी आती है तो यहाँ पर वह बड़े फोन को चलाती थी, यहाँ पूरे दिन वह रील बनाती थी, क्योंकि माँ तो पूरा दिन काम पर रहती थी, वह घर पर अकेले रहते हुए वह रील वगैरह बनाती थी। और जो ये गणेश रथ है, इसी बीच ये मंदिर का पुजारी है, इससे इसकी मुलाकात हो जाती है और इससे यह संबंध बनाना शुरू कर देती है। और फिर दूसरा जो दिनेश साहू है, इसके साथ इसका संबंध हो जाता है, फिर यह इससे भी संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब ये इन दोनों लड़कों के साथ मिलती थी, जुलती थी, संबंध बनाती थी। जब माँ घर पर नहीं होती थी तो ये इन दोनों लड़कों को घर पर कमरे पर भी बुला लिया करती थी। और फिर यह सब बात उसकी माँ राजलक्ष्मी को पता चल जाती है। फिर जो राजलक्ष्मी है वह इसका विरोध करती है कि तुम इन लड़कों से नहीं मिलोगी, तुम इनसे बात नहीं करोगी, तुम्हारा तो अभी पढ़ाई का वक्त है, तुम पढ़ाई करो। जब यह माँ इतना ज्यादा विरोध करने लग जाती है तो फिर ये जो बेटी थी अनाया, इसके आंखों में अब माँ खटकने लग जाती है और उसकी माँ को ऐसा लगता था कि यह लड़की यहाँ से भाग जाएगी, या तो दिनेश के साथ भाग जाएगी या जो गणेश है इसके साथ भाग जाएगी। और इसी बीच वह गणेश है वह कहता है कि तुम घर से नहीं जाओगी। वो जो गणेश था उसके भी कुछ सपने थे, बाइक खरीदना, नई गाड़ी खरीदना और नए नए कपड़े लेना, नया फोन लेना। और जो गणेश था वह उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी माँ की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अगर वह मर जाएगी तो वह प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, हम दोनों शादी कर लेंगे, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। जो ये लड़के थे इन दोनों को पता था कि हम दोनों की प्रेमिका एक ही है और ये बोलते हैं कि हम तीनों साथ रहेंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। फिर जो एक गणेश रथ है और दिनेश साहू है, यह इस लड़की को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ की हत्या की प्लानिंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यह दोनों मिलकर इसे नींद की गोलियां लाकर देते हैं और यह लड़की नींद की गोलियां अपनी माँ को दे देती है। 28 अप्रैल को वह लड़की यह नींद की गोलियां खाने में मिलाकर अपनी माँ को देती है और वह गोलियां माँ लेने के बाद कुछ ही समय के बाद उसकी माँ बेहोश हो जाती है और फिर वह चैटिंग करती है, अपने दोनों जो बॉयफ्रेंड है उनको बुलाती है, प्रेमियों को। और इसने कॉल इसलिए नहीं क्योंकि कॉल का पता चल जाता है, कॉल रिकॉर्ड निकलने में सारी डिटेल सामने आ जाती है। और दोनों प्रेमियों को बुलाने के बाद वह अपनी माँ के मुंह के ऊपर 2 तकिए रखकर और उस माँ का दम घोट देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर वह अपने दोनों प्रेमियों के साथ माँ की बॉडी को उठाती है और वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहां पर उसकी माँ को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसने सोचा कि अगर मैं सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसीलिए वह प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है। और माँ की दिल की बीमारी चल रही थी, इसीलिए वह माँ के दिल की बीमारी का बहाना मारती है। और वापस आने के बाद जो कुछ समय के बाद इसने अपनी माँ के जो गहने थे वह 2.5 लाख में गिरवी रख दिए थे, जो उसका प्रेमी है गणेश रथ उसको दे देती है। और उसने एक KTM बाइक भी खरीद ली थी और दूसरे प्रेमी को भी इसने पैसे दिए थे और यह दोनों प्रेमियों के साथ रहना चाहती थी। लेकिन एक गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से, क्योंकि सब कुछ हो चुका था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, इसकी एक गलती क्योंकि इसने फोन था वह अपने मामा के घर पर छोड़ आई थी यह, और वह मामा इस फोन को चेक करते करते यह इंस्टाग्राम पर इसकी चैटिंग पढ़ लेता है। अब आप बताइए कि यह गलती है या ऊपर वाले भगवान का इंसाफ है, भगवान ने इसे इंसाफ दिलवाया है। और पकड़ने के बाद जो लड़की है इसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया है और जो गणेश रथ और दिनेश साहू है इन दोनों को जेल में भेज दिया गया है। और किसी को यह सुनकर यकीन नहीं होता कि एक जो लावारिस लड़की गिरी हुई रोड पर थी उसने उस लड़की को उठाया और उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना बड़ा कर दिया। जब किसी को रोड पर उठाकर वह इसे पालते हैं, पोसते हैं, फिर बड़ा करते हैं और फिर वह ऐसा करने पर उतर आते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है।
और आपकी इस कहानी की, इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपकी राय हमें ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।